हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान क्यूज के छठे पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इससे पहले इसके सभी पार्ट को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सम्मिलित सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इनमें सम्मिलित सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ 5 सेकंड का समय होगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? इसके लिए आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गोल्डा मायर, ऑप्शन बी मार्गरेट थ्रेचर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी श्री माओ भंडार नायके। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात श्री माओ भंडार नायके। जी हाँ दोस्तों, श्री माओ भंडार नायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जो श्रीलंका की बनी थी। दोस्तों, वह 1959 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, जबकि दोस्तों इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस क्या होते हैं? ऑप्शन ए एक कोशिकी, ऑप्शन बी अकोशिकी, ऑप्शन सी बहुकोशिकी या फिर ऑप्शन डी स्वतंत्र जीन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात स्वतंत्र जीन। जी हाँ दोस्तों, वायरस एक स्वतंत्र जीन होते हैं। दोस्तों, वैसे जंतु जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकी जंतु कहते हैं, जैसे दोस्तों अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। वहीं पर दोस्तों ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकी कहते हैं, जैसे दोस्तों मछली, मेढक, कुत्ता, मनुष्य आदि। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1525 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1530 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1526 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1520 ईस्वी में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात 1526 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और दोस्तों इस युद्ध की जीत के बाद बाबर ने भारत में मुगल शासक की नींव डाली और दोस्तों वहीं पर पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 ईस्वी में, जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कौन सी घटना 14 जून 1945 को घटित हुई? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया गया, ऑप्शन बी वेवेल प्लान प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत किया गया या फिर ऑप्शन डी अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात वेवेल प्लान प्रस्तुत किया गया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 14 जून 1945 को वेवेल प्लान प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, इसे शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात इटली। जी हाँ दोस्तों, यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी एकमात्र सहायक नदी है जो पहाड़ी क्षेत्र की बजाय मैदानी क्षेत्र से निकलती है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी रामगंगा या फिर ऑप्शन डी गोमती। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात गोमती। जी हाँ दोस्तों, गोमती गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो पहाड़ी क्षेत्रों की बजाय मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। दोस्तों, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत
में गोमती ताल से निकलती है। दोस्तों इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर है। और दोस्तों गोमती नदी गाजीपुर के सैदपुर नामक स्थान पर यह गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1953 में, ऑप्शन बी 1941 में, ऑप्शन सी 1965 में, या फिर ऑप्शन डी 1970 में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात 1941 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्तियां निम्न में से किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन ए विधानसभा में, ऑप्शन बी राज्यपाल में, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में, या फिर ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात मंत्रिमंडल में। जी हाँ दोस्तों, राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। दोस्तों मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य का मुख्यमंत्री होता है। और दोस्तों मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तरीय मंत्री और उपमंत्री। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस नदी के नाम पर हुई है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, या फिर ऑप्शन डी चिनाब नदी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात सिंधु नदी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के नाम पर हुई है। दोस्तों सिंधु नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है और यह जाकर अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियों में काबुल नदी, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज हैं। दोस्तों यूनानियों ने इसी आधार पर सिंधु नदी को इंडस और भारत को इंडिया नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी यमुना, या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात नर्मदा। जी हाँ दोस्तों, तवा नर्मदा की सहायक नदी है। दोस्तों नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है जो मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रवाहित होती है। और दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो माल और सेवाओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी परिकल्पित नहीं होती, या फिर ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो माल और सेवाओं की कीमत भी बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों मांग में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ऑप्शन ए भारत का औद्योगिक वित्त निगम, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, या फिर ऑप्शन डी भारत का औद्योगिक विकास बैंक। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण एवं उसकी समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवानामप्री के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात अशोक। जी हाँ दोस्तों, अशोक को देवानामप्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उन्हें देवानामप्री, देवानामप्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। और दोस्तों पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन भी
कहा गया है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था? ऑप्शन ए निकोलो डी कॉन्टी, ऑप्शन बी वैनसॉन्ग, ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात निकोलो डी कॉन्टी। जी हाँ दोस्तों, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम निकोलो डी कॉन्टी था। और दोस्तों, निकोलो डी कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत या फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, इन्हें महान वृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, ये पहले भारतीय थे जिन्हें 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833 या फिर ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात चार्टर एक्ट 1833। जी हाँ दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 के तहत चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया। दोस्तों, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 87 के द्वारा योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया। और दोस्तों, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत की संविधान सभा का गठन किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए बेवेल प्लान, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी अगस्ट ऑफर या फिर ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात कैबिनेट मिशन। जी हाँ दोस्तों, भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के अनुसार 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात USA। जी हाँ दोस्तों, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा USA यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और दोस्तों, इसके अलावा मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ऑप्शन ए जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति का अधिकार या फिर ऑप्शन डी समानता का अधिकार। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात अभिव्यक्ति का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। दोस्तों, अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी
विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, या फिर ऑप्शन डी संसद द्वारा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात संसद द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोस्तों, महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जाती है। दोस्तों, ऐसा प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व ही नोटिस देना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, यह भारत में संघ विधानमंडल है। ऑप्शन बी, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। ऑप्शन सी, यह द्विसदनात्मक स्वरूप की है। या फिर ऑप्शन डी, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के गठन का प्रावधान किया गया है दोस्तों, जिसके अनुसार भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, जो दोस्तों इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य अधिकांश देशों की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष संसद से पृथक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 ख के अनुसार भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी नृत्य एवं नाटक, या फिर ऑप्शन डी ललित कला। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात ललित कला। जी हाँ दोस्तों, ललित कला अकादमी ललित कलाओं के संवर्धन के लिए समर्पित है। दोस्तों, इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा किया गया है। दोस्तों, यह भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है जो विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, ग्राफ कला, गृह निर्माण कला आदि के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैडम क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन श्रेणियों में मिले थे? ऑप्शन ए रसायन तथा औषध, ऑप्शन बी भौतिक तथा रसायन, ऑप्शन सी रसायन तथा अर्थशास्त्र, या फिर ऑप्शन डी रसायन तथा शांति। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात भौतिक तथा रसायन। जी हाँ दोस्तों, मैडम क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार भौतिक तथा रसायन के क्षेत्र में मिला था। दोस्तों, मैडम क्यूरी पोलैंड की एक विख्यात भौतिकविद एवं रसायन शास्त्री थी। दोस्तों, इन्होंने रेडियम की खोज भी की और दोस्तों वर्ष 1903 में इन्हें अपने पति पियरे क्यूरी के साथ भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 1913 में रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी ग्वालियर, या फिर ऑप्शन डी इंदौर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात ग्वालियर। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में स्थित है। दोस्तों, इसकी स्थापना अगस्त 1957 में की गई थी, जिसे अब लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बीजिंग में, ऑप्शन बी टोक्यो में, ऑप्शन सी बेलग्रेड में, या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली में।
इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात बेलग्रेड। जी हाँ दोस्तों, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन वर्तमान सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 में हुआ था दोस्तों। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। वहीं पर दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है और इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं के जनन शक्ति में कमी आ जाती है। वहीं पर दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और दोस्तों इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। आज के इस क्वेश्चन की इसका आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? ऑप्शन ए जोंक, ऑप्शन बी स्केरिस, ऑप्शन सी मधुमक्खी या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात जोंक। जी हाँ दोस्तों, जोंक एक द्विलिंगी जंतु होता है। इसके अलावा दोस्तों केचुआ भी आपका एक द्विलिंगी जंतु होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसमें सम्मिलित सभी प्रश्नों का शानदार तरीके से अध्ययन कर लिया है। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।